तो ये CO2 बाहर चला गया और ऑक्सीजन अंदर आ गया। तो ये आपका क्या है, रेट है आपका। गैस का एक्सचेंज होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, तो डिफ्यूजन का एक रेट भी होगा। तो डिफ्यूजन का रेट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये मेनली डिपेंड करता है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सेकंड वन इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो है लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी आपका लंग्स कोलैप्स नहीं करता है, इसके पीछे का कारण होता है पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 159 mmHg। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, 40 mmHg, यहाँ पे भी उतना ही होगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, यानी कि ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे कितना है 45 mmHg, यहाँ पे भी 45 mmHg। ओके, ऑक्सीनेटेड ब्लड में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mmHg, तो ये हो गया आपका 40 mmHg। इस टेबल को समझ गए होंगे। टेबल से पहले आपको, टेबल इसलिए पहले नहीं बताया, आपको पहले कंसेप्ट बताया कि कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ब्लड कैपिलरी, यही 3 लेयर्स आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना है। तो इंडोथेलियम ऑफ, हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं ऋषिकेश पाल बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के बारे में पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड आपके लिए प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन है, PLQ है। तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। 5 क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था तो उससे रिलेटेड है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of। तो आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका जो है लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी आपका लंग्स कोलैप्स नहीं करता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लीजिए वो आप बाहर नहीं निकल पाइएगा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो इसी के कारण आपका लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। रेजिडुअल वॉल्यूम का आप अगर इसका ml बताइए कि कितना से कितना तक होता है, तो ये आपको बताए थे कि 1100 से 1200 ml तक ये होता है। ओके, वॉल्यूम इसका। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आप मैक्सिमम कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप तो टीवी लीजिएगा, मैक्सिमम है तो IRV लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर चुके थे तो उसको भी लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड ERV। तो टीवी, IRV और ERV तीनों को मिला के आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो ये VC इसका आंसर जाएगा, तो BC यानी कि वाइटल कैपेसिटी, B इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, after forceful inspiration the amount of air that can be breathed out by maximum forceful expiration is equal to। तो after forceful inspiration the amount of air that can be breathed out, यानी कि after forceful inspiration करने के बाद, after forceful inspiration the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to, क्या होगा बताइए, सोच लिए। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्या पहले लीजिएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथेड आउट आपको निकालना है। यानी कि आप IRV, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आप क्या करते हैं, IRV लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले IRV निकालिएगा, देन उसके बाद टीवी निकालिएगा, टाइडल वॉल्यूम, और मैक्स क्या था, ब्रेथेड आउट बाई मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो ERV भी निकालिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, IRV, RV नहीं, RV नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं निकलेगा, B नहीं होगा, IRV, TV, ERV यानी कि ये। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कहीं ना कहीं सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर पर मिनट इज। तो आपको बताए थे कि एक हेल्दी मैन जो है पर मिनट कितना ब्रेथ करता है, उसका टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम पूछने की कोशिश कर रहा है पर मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 6000 से 8000 या 7000 से 9000 ml, बताइए। तो आपको बताए थे कि पर मिनट हम लोग 12 से 16 टाइम्स ब्रेथ करते हैं, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आया था 6000 to 8000। तो ये इसका आंसर जाएगा C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। टुडे टॉपिक की बात करें, आज हम लोग का क्या टारगेट होने वाला है, तो आज हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, देन उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को भी देखेंगे।
ओके, तो चलिए आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेन कॉपी वगैरह, और स्टार्ट हो जाइए आज के लेक्चर को कवर करने के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आप लोग सोच के बताइए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है, गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि आप लोग सांस लिए, ब्रेथ इन किए, इनहेल किए, तो ये एयर जो है आपके एल्वुलाई तक पहुंचा, और एल्वुलाई में वो एक्सचेंज होगा, एल्वुलाई से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से, ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होगा आपके सेल्स और टिश्यू के पास। तो वहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दो जगह एक्सचेंज होता है। तो इसको लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपके कहाँ हो रहा है, एल्वुलाई में, तो आप लोग लिखिए एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के एल्वुलाई में एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड कहाँ हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू या टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज देखने को मिलता है। ओके, तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स में जो ये एक्सचेंज होता है, ये तो आपका प्राइमरी, सबसे पहले तो यहीं पे जो है एक्सचेंज होता है। एल्वुलाई में आपका जो है ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, और फिर टिश्यू के पास जो है आपका गैस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स क्या है, ये प्राइमरी साइट होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी साइट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आप लोग लिखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि ये जो डिफ्यूजन, ये जो गैस का एक्सचेंज होता है, ये किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, सिंपल डिफ्यूजन। और ये सिंपल डिफ्यूजन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोग लिखिए सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। यानी कि डिफ्यूजन जो हो रहा है, डिफ्यूजन का रेट कैसा है, स्लो या फास्ट, तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वो 3 फैक्टर क्या है उसको देखते हैं। तो पहला है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या इसको आप बोलिए प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, या इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एनसीईआरटी लिखता है। ये इसका क्या है, ये इसका मेन फैक्टर, ये क्या है, मेन फैक्टर होता है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे ये डिपेंड करता है। यानी कि हम लोग क्या करा रहे हैं, गैस का एक्सचेंज कराते हैं। तो गैस का एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है, ये टेक्स प्लेस होता है। गैस का एक्सचेंज क्यों होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। फर्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है वो देखेंगे। सेकेंड वन इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज solubility, solubility of gases। ओके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट है आपका, गैस का एक्सचेंज होगा तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो डिफ्यूजन का एक रेट भी होगा। तो डिफ्यूजन का रेट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये मेनली डिपेंड करता है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सेकेंड वन इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो इसको देखते हैं। पार्शियल प्रेशर, आपके एक टर्म आया, तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर आप लोग को बता दें कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। यानी कि
प्रेशर जो है एक सिंगल गैस का कितना प्रेशर है पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेज में। यानी कि आप सपोज कीजिए कि एक रूम में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और ये जो मान लेते हैं इस इंसान का नाम बी, तो बी इंसान जो है कितना प्रेशर लगा रहा है इस 10 लोग के बीच में, तो ये इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो वही पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इसको लिखते हैं प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस। आई होप आपको दिख रहा होगा, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases, in mixture of gases। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऐसे स्मॉल PO2। ओके, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। हम लोग जो पार्शियल प्रेशर किसका देखेंगे, या तो आप ऑक्सीजन लेते हैं या तो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को दो ही गैस के बारे में पढ़ना है, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि PCO2। तो ये हो गया। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेज टॉपिक को पढ़ रहे थे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैस का एक्सचेंज होता है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग जब इनहेल करते हैं एयर को, जब इनहेल किए तो वो आपका कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू एल्वुलाई तक पहुंचा, एक्सचेंजिंग पार्ट तक पहुंचा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे एक्सचेंजिंग हो रहा है। तो एल्वुलाई में एक्सचेंजिंग होता है, पहला लंग्स के एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपके सेल्स या टिश्यू के पास पहुंचता है। टिश्यू के पास पहुंचा तो फिर ब्लड जो है टिश्यू को देगा ऑक्सीजन, तो वहां पे एक एक्सचेंज होता है। तो उसी चीज को लिखे हैं कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स यानी कि प्राइमरी साइट होता है, यहाँ पे एक एक्सचेंज देखने को मिलता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज दूसरी जगह बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में ये होता है। जो एल्वुलाई ऑफ लंग्स में जो हो रहा है ये एक्सचेंज, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंस्पायरेशन, और बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल इंस्पायरेशन। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये कैसे होता है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो गैस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई से आपका ब्लड में जा रहा है गैस, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। तो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का कितना रेट होगा वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 159 आपको बताएंगे आगे। और हमारे लंग्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 104। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपको बताए थे कि एयर का मूवमेंट होता है, तो वही आप लोग का जो है यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है ना, वो एयर का मूवमेंट होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मेन फैक्टर होता है। देन उसका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकेंड फैक्टर और ये थर्ड फैक्टर। ओके, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, यहाँ टर्म आया पार्शियल प्रेशर, जो आप लोग आई होप कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, यानी कि इंडिविजुअल गैस यानी कि एक गैस का जो प्रेशर है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज में यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक वेसल्स है, और इसमें बहुत सारे टाइप्स का क्या है गैस रखा हुआ है। ओके, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, बहुत सारा गैस है। तो जो प्रेशर सिर्फ इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जितना अकेला जो है इस पर प्रेशर लगाएगा इंडिविजुअल पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेज में, ये इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इक्वल पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से इस तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस बात को लिख लीजिए। ओके, देन उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर का जो है ये फैक्टर फर्स्ट फैक्टर था, तो इसका क्या कंट्रीब्यूटेड है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, और ये कैसे जो है ये रोल प्ले करता है गैस के एक्सचेंज में। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक डायग्राम बना के दिखाएंगे जो NCERT का ही डायग्राम है, लेकिन आपको उसी डायग्राम से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और आपका गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, तो यहाँ देखिए,
सबसे पहले हम लोग ये आपका एटमॉस्फेयर है, ओके, और ये आपका क्या है, एल्वुलाई है, ओके। ये एल्वुलाई है, एटमॉस्फेयर, और ये हो गया एल्वुलाई, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहां से, ये आपका हार्ट है, हार्ट आपका 4 चैम्बर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आर ए क्या है, राइट एट्रियम, एल ए क्या है, लेफ्ट एट्रियम, आर बी क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो और यहाँ पे आपका टिश्यू भी दर्शा देते हैं, तो ये आपका है टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू, ओके। तो एल्वुलाई से यानी कि आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपके लेफ्ट एट्रियम से क्या, लेफ्ट एट्रियम में ये आता है, एल्वुलाई से गैस का यहाँ एक्सचेंज हुआ और यहाँ एक्सचेंज होने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। लेफ्ट एट्रियम आपका ये हार्ट है, ठीक, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका पूरा हार्ट जो है पूरे ब्लड को यहाँ से पंप करता है और आपके पूरे ऑल ओवर बॉडी में ये सर्कुलेट कराता है, ओके। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, तो ये यहाँ से ऐसे ये कहाँ पहुँच गया, ये टिश्यू के पास पहुँच गया, टिश्यू के पास पहुँच गया। और ये देखिए, तो आपको यही बता रहे थे कि गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एक तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा एल्वुलाई के बीच में और यहाँ ब्लड के बीच में। तो ये ब्लड और एल्वुलाई के बीच में पहला प्राइमरी साइट, देन उसके बाद ये एक्सचेंज यहाँ पे होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, ओके। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, O2 गया, O2 आपके टिश्यू को मिल गया, ओके। और O2 तो CO2 देगा, तो इसको CO2 दिया, तो वो ब्लड आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो आप इस बात को लिखिए, यहाँ से ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है आपका, ये CO2 ये इसमें गया, टिश्यू जो है O2 लेके CO2 रिलीज करेगा, तो ये CO2 किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। अब ये कहाँ जाएगा, ये गया, बताइए कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में या राइट वेंट्रिकल में, ये राइट एट्रियम में जाएगा, तो यहाँ पे राइट एट्रियम में ये गया, ओके। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और ये पंप होगा, राइट वेंट्रिकल आपका हार्ट जो है पंप करेगा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए वो लंग्स के पास इसको भेजेगा। तो इसके थ्रू सिस्टमेटिक आर्टरीज को बोलते हैं, तो ये जो है सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ऐसे, तो ये कुछ इस प्रकार जो है आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से CO2 क्या हो गया, बाहर चला जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। इस डायग्राम को आप गौर से समझिएगा, ये डायग्राम आप समझ गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये CO2 बाहर चला गया और ऑक्सीजन अंदर आ गया, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ कि ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। और ये क्या है, तो ये पल्मोनरी वेन है, यानी कि पल्मोनरी यानी कि ये लंग से आ रहा है, और ये लंग से कहाँ आ रहा है, हार्ट के बीच में, तो पल्मोनरी वेन। और ये क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी, ओके ओके। ये आपका क्या है, यहाँ से CO2 गया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू से जो बना है इसलिए ब्लू और रेड से बना है, तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप इस बात को नोट डाउन कीजिए कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका टिश्यू है, लिख दिए हुए हैं, और ये एल्वुलाई, ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग CO2 का देखेंगे, ओके। तो आपका जो है, आप लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं तो वो हाई मूवमेंट्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा। देन उसके बाद यहाँ एल्वुलाई में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से कम होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का मतलब कि प्रेशर जब कम रहेगा तभी तो एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स से, और लंग्स से जो है आपके ये टिश्यू तक यहाँ तक पहुँचेगा, ओके। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 159 mmHg, यूनिट है mmHg, तो 159 mmHg होता है, ओके। ये है एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर है, तो इससे तो जरूर कम होगा एल्वुलाई में। ये आपका एल्वुलाई है, यहाँ लिख देते हैं, ये एल्वुलाई है, ओके। तो ये एल्वुलाई है,
एक एल्वुलाई बना के दिखाया, ये एक एल्वुलाई आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो इससे एक कम होगा। हाँ, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा बताइए, यहाँ पे होगा 104 mmHg, हाँ कि ना, 104 mmHg होगा। ओके, अब ये आपका 104 mmHg हो गया। अब इससे तो जरूर कम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हाँ कि ना, ये पल्मोनरी ब्लड में इसके कम होगा। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, यहाँ होता है 95 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर इसका PO2 95 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95 mmHg। अब ये टिश्यू और कम हो जाएगा, तभी तो ये यहाँ से टिश्यू के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे टिश्यू के पास कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू दैट इज कॉल्ड 40 mmHg, 40 mmHg। जो टिश्यू में होगा वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा। तो यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा 40 mmHg, यहाँ पे भी उतना ही होगा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा आप सोच के बताइए कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा या टिश्यू में होगा। आप लोग पहले सोच लीजिए, देन उसके बाद हम आपको बताते हैं। सोच लिए तो बताइए कहाँ होगा। ये आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर जहाँ ज्यादा होगा जहाँ कम होगा, तो वहाँ का गैस का जो मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ से हमको CO2 को रिलीज कराना है ना, CO2 को तो आउट कराना है, आउट करके यहाँ से बाहर निकलेगा, CO2 बाहर जाएगा और O2 क्या होगा अंदर आएगा, यही होगा। तो CO2 बाहर जाएगा, तो CO2 को हमको बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकना है तो यहाँ हाई प्रेशर रखना होगा और बाहर में लो प्रेशर रखना होगा, हाँ कि ना। हाँ, तो यहाँ CO2 का जो प्रेशर होगा टिश्यू में वो कितना होगा बताइए, CO2 का प्रेशर होगा 45 mmHg, टिश्यू में कितना होगा 45 mmHg। वही प्रेशर जो है आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज 45 mmHg। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। आप लोग रटना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको रट लेते हैं, लेकिन बात आप लोग इसमें कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि गैस का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बस मूवमेंट कराना है। देन उसके बाद हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ टिश्यू हो गया, यहाँ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताइए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो ये होगा 40 mmHg, 40 mmHg। ओके, अब आ गए हम लोग एल्वुलाई में। तो एल्वुलाई में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहाँ पे भी 40 mmHg। ओके, और आपका एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है 0.3 mmHg। समझ में आया। तो बस इसको आप टेबल के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ, इस टेबल के आप इसी फिगर को देख के आप टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो टेबल यहाँ नीचे तो नहीं बन पाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको यहाँ से इरेज करेंगे ना तब हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपको एक बार टेबल के फॉर्म में बता देते हैं। तो टेबल जो है यहाँ से इरेज करते हैं तो टेबल बन जाएगा। आपको कहाँ करेगा, यहाँ ऊपर कर देते हैं क्या, ऊपर में कर देते हैं। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, एक तरफ आप लिख लीजिए रिस्पायरेटरी गैस। ओके, रिस्पायरेटरी गैस में आप लोग क्या क्या लीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। तो एक तरफ लिख दीजिए PO2 और PCO2। ओके, देन उसका सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर का बात करेंगे। ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का बात करते हैं। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद हम लोग कहाँ बात करेंगे, एल्वुलाई का बात करेंगे। तो ये हो गया एल्वुलाई। देन उसके बाद हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको इरेज करते हैं। आप लोग याद रखिएगा 159 होता है एटमॉस्फेयर बाहर, इसको यहाँ पे इरेज कर दिया। ओके, तो ये देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यहाँ लिख लीजिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, और देन उसके बाद टिश्यू। तो आप बताइए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना था, तो ये था 159। अभी जस्ट देखें एल्वुलाई में कितना है, तो एल्वुलाई में है 104 mmHg, तो 104 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखिए 95 mmHg,
तो 95 mmHg। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो डीऑक्सीनेटेड में देखिए यहाँ पर 40 mmHg, यहाँ हो गया 40। और टिश्यू में कितना है, तो टिश्यू में भी 40 mmHg, जो सेम होगा, तो यहाँ पे 40। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना था, तो 0.3 आपको बताए थे, यहाँ लिख भी दिए थे, तो यहाँ कितना होगा 0.3। ओके, सबसे ज्यादा क्या होगा, टिश्यू में होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में। तो टिश्यू में कितना था, इसको इरेज कर देते हैं। टिश्यू में कितना था बताइए, ये देखिए टिश्यू में 45 mmHg, यहाँ पे 45 mmHg। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, यानी कि ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे कितना है 45 mmHg, यहाँ पे भी 45 mmHg। ओके, ऑक्सीनेटेड ब्लड में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mmHg, तो ये हो गया आपका 40 mmHg। एल्बुलाई में देखिए कितना है, एल्बुलाई में यहाँ आपको लिखे थे, कितना लिखे थे 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना लिखे थे 40 mmHg होता है। ओके, यहाँ पे 40 mmHg। तो ये है आपका टेबल, आप इस टेबल को जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, और ये रहा आपका टेबल सुंदर सा। इस टेबल को समझ गए होंगे। टेबल से पहले आपको, टेबल इसलिए पहले नहीं बताया, आपको पहले कंसेप्ट बताया कि कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो 159 होता है, देन उसका एल्बुलाई में 104 होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होता है, डीऑक्सीनेटेड में 40 होता है और इसमें 40 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमको रिलीज कराना है, तो रिलीज कराना है, यानी कि हाई प्रेशर कहाँ होगा, आपके टिश्यू में होगा, देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा। तो यहाँ पे देखिए 45 mmHg सबसे ज्यादा, 45 mmHg मैक्सिमम इसका है, 45 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है। तो ये टिश्यू में और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में सेम होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड और एल्बुलाई में सेम होगा। ये देखिए ऑक्सीनेटेड ब्लड 40 mmHg और एल्बुलाई में 40 mmHg यहाँ पे, तो 40 और एटमॉस्फेयर में बताए थे 0.3। तो ओके, इस तरह से जो है एयर का मूवमेंट होता है और यहीं पे एक्सचेंज होता है। एक एक्सचेंज यहाँ पे हुआ और एक एक्सचेंज ये हुआ। इसको क्या बोले थे आपको, प्राइमरी साइट बोले थे, प्राइमरी साइट। और ये क्या था आपका, ये सेकेंडरी साइट हो जाएगा। और इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। आप इस बात को नोट डाउन कीजिए। देन उसका हम लोग जो है बात करेंगे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, देन उसका सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को देखेंगे। ये फर्स्ट फैक्टर आपके सामने है, देन उसका सेकंड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग जो है सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड फैक्टर बताइए क्या था, जल्दी से देख के बताइए, आवाज नहीं आ रहा है, क्या था बोलिए। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन था। तो सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हम लोग देखिए पार्शियल प्रेशर, देन सेकंड फैक्टर हम लोग देखेंगे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और थर्ड सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर फिर बोलिए आप लोग, याद हो जाना चाहिए, पार्शियल प्रेशर, सेकंड फैक्टर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड थर्ड फैक्टर सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, तो सबसे पहले सेकंड फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड फैक्टर क्या है स्टूडेंट, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखेंगे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली होता क्या है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये समझिए। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन समझने के लिए आपको हम एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम। तो ये है आपका, जैसा अभी जस्ट बनाए थे, एल्बुलाई। ये क्या है, एल्बुलाई। ओके, तो एल्बुलाई से ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आपका ब्लड कैपिलरी भी बना के दिखाते हैं। तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये आपका है ब्लड कैपिलरी। ओके, इसको थोड़ा सा और नजदीक बनाते हैं, आपको एक कंसेप्ट समझाना है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया ब्लड कैपिलरी। थोड़ा सा उधर हो जा रहा है। ओके, तो ये है आपका ब्लड कैपिलरी, इसको लिखिए ब्लड कैपिलरी। और ये क्या है आपका, ये है आपका एल्बुलाई, बड़ा सा बना है। तो ये हो गया एल्बुलाई। ओके, एक है तो एल्बुलस लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश का भी रेस्पेक्ट कर देते हैं। और ये एल्बुलाई में आपको जब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि एल्बुलाई में सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है या कंपाउंड एपिथेलियम ऑफ टिश्यू पाया जाता है। बताइए, इसमें सिंपल एपिथेलियम होगा या कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियम का लाइनिंग होता है। सिंपल एपिथेलियम में
कौन सा सिंपल एपिथेलियम आपको बहुत तरह का पढ़ाए थे, स्क्वाइमस पढ़ाए थे, क्यूबॉइडल पढ़ाए थे, कोलुमनार पढ़ाए थे। तो इसमें एल्वुलाई में स्क्वाइमस एपिथेलियम का लाइनिंग होता है, तो एल्वुलाई में स्क्वाइमस एपिथेलियम का लाइनिंग बना देते हैं। ये क्या है, सिंगल और सिंपल मतलब क्या बताते हैं, सिंगल सिंपल मतलब सिंगल बताते हैं कि सिंगल लाइनिंग होगा, तो सिंगल लाइनिंग ये बना देते हैं। और ये क्या होगा, फ्लैट होगा, तो इसको फ्लैट बना देते हैं। ये देखिए, ये सिंपल, ये एक लेयर है और सिंगल लेयर है, यानी कि सिंगल लेयर है, और ये स्क्वाइमस है। तो एल्वुलाई में क्या देखने को मिलता है, स्क्वाइमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। स्क्वाइमस एपिथेलियम का लाइनिंग है, स्क्वाइमस एपिथेलियम का ये क्या है, लाइनिंग है। ओके, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम का लाइनिंग है, यहाँ पे लिख दिए, दिख रहा है। ओके, और ये जो ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में जो लाइनिंग होता है, आपको बताया थे ब्लड वेसल्स में भी स्क्वाइमस एपिथेलियम का भी एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर का ही होगा, सिंपल एपिथेलियम। यहाँ पे भी इसको लाइनिंग देखने को मिलेगा ब्लड कैपिलरी में। इसको बोलते हैं, ब्लड में जो लाइनिंग होता है एपिथेलियम का, उसको बोलते हैं इंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, तो ये लाइनिंग है, ये देखिए लाइनिंग बना देते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी लाइनिंग बनाइए। ये सिंगल लेयर होगा, एक लेयर ये, ओके, और एक लेयर इधर से। तो ब्लड कैपिलरी में जो लाइनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम का जो लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं इंडोथेलियम। ओके, क्या है, इंडोथेलियम। तो दैट इज कॉल्ड इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। और ये आपके ब्लड वेसल में आरबीसी का फ्लो होगा। ये क्या है आपका आरबीसी, ये है आपका आरबीसी, तो ये आरबीसी का ये इस तरह से फ्लो होगा, तो ये है आरबीसी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन का, यहाँ ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, तो ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जाओ तुम इधर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाओ, CO2। तो यहाँ पे एयर का मूवमेंट इन और आउट होता है एल्वुलाई के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम लोग मेन टॉपिक पाते हैं, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये तो बनाए ही नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बीच में। ये जो है आपका क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक ब्लैक से बना रहे हैं, ये है बेसमेंट सब्सटेंस जो फॉर्म करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। नॉन सेलुलर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिए। ओके, तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि ये देखिए कि जो डिफ्यूजन होगा ये किस पे डिपेंड करता है। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कौन कौन सा है, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सेकेंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। यानी कि ये आपका क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये वाला दिख रहा है, तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ये बताइए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो फॉर्म्ड हुआ है, फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सेकंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। हाँ कि ना, हाँ। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बना है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से बना हुआ है। क्या आप लोग 3 लेयर्स का नाम बता सकते हैं, आप देख के बताइए। फर्स्ट वन इज 3 लेयर का नाम बताना है, तो ये आपका 3 लेयर में फर्स्ट लेयर कौन है, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। तो यहाँ स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। दूसरा लेयर का नाम बताइए, दूसरा लेयर आपका बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये जो लेयर है इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, यही 3 लेयर से आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना है। तो इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, हाँ कि ना। और ये जो है, ये इसमें एल्वुलाई में जो है स्क्वाइमस एपिथेलियम यानी कि एपिथेलियम का लाइनिंग होता है, तो वो थिक होगा या थिन होगा, थिन होगा। तो वो पतला होता है, आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में ही पढ़ाए थे। तो ये क्या होगा, थीन स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। यहाँ पे लिख लीजिए थीन, थीन स्क्वाइमस
एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, यानी कि पतला होता है। ओके, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये जो फॉर्म हुआ है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग ये बात जान जाइए कि ये 3 लेयर को मिला के भी जो इसका थिकनेस होगा, यानी कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होगा वो 1 मिलीमीटर से बहुत 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 कम होगा। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस कितना होता है, तो इसका टोटल थिकनेस की बात करें यहाँ पे, टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है। यानी कि ये देखिए ये कम का है, तो ये लेस देन, वेरी मच लेस देन, 1 मिलीमीटर से भी लेस देन होता है, वेरी मच लेस देन 1 मिलीमीटर। यानी कि ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से कम होगा। ओके, और ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि आपका इसमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये थिकनेस जो है ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। यानी कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम होगा तभी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और ज्यादा होगा। इसलिए इसको क्या रखना है, कम या ज्यादा, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन हमेशा कम रखना है, तो ताकि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेट हो वो इंक्रीज करे। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है अगर कम है, यानी कि बहुत कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रिलेशन क्या निकला कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इसका थिकनेस जितना कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये था थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। देन उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए यहीं पे देखते हैं, थर्ड फैक्टर को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड फैक्टर क्या था बताइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज यानी कि गैस का सॉल्युबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज में देखेंगे कि आपका गैस तो दो ही है, या तो O2 अंदर आएगा या तो CO2 बाहर जाएगा, एक्सेल होगा या तो इनहेल होगा, यही होगा। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होता है, सोलुबल होता है। ये क्या होता है, सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज में बोथ O2 एंड CO2 गैसेज, CO2 आर सोलुबल, ये दोनों क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं। लेकिन बट क्या, CO2 जो होता है 20 to 25 टाइम्स हायर देन होता है O2, यानी कि इसका जो सोलुबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25 टाइम्स हायर होता है। तो क्या होता है, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than O2। O2 से solubility of gases किसका ज़्यादा है, CO2 का होता है। ओके, तो CO2 is 20 to 25 टाइम्स हायर होता है। तो solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो गैस का सोलुबल होना जरूरी है। ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन अगर सोलुबल नहीं है, ब्लड में सोलुबल ही नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहीं पे ये रह जाएगा, ये तो आगे मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये इसका, इसलिए गैस का ब्लड में, जैसे कि पानी में क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन का डिजोल्व होता है और ऑक्सीजन उसमें सोलुबल होता है, तभी तो जो है उस वाटर के थ्रू ये फिश जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो इसमें सोलुबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ ब्लड में क्या है, सोलुबल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सोलुबल होता है। ओके, तो सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 to 25 टाइम्स हायर होता है, 20 to 25 टाइम्स क्या होता है, हायर देन O2। लेकिन अब आपको बताना है कि एक क्वेश्चन है आपसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, इसका मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर इसका 100 है, 100 से 99, और ये 100 से 99 जा रहा है। ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको बताना है कि किसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। एक यूनिट डिफरेंस लिए, एक यूनिट यानी कि 100 से 99 और 100 से 99, सपोज दैट, तो किसका जो है सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, डिफ्यूजन रेट किसका होगा। तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, क्या है कि इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन है। तो एक यूनिट डिफरेंस लिए हैं, तो पार्शियल ये इसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, हायर होगा। तो ये इसका डिफ्यूजन रेट मच हायर देन होगा, तो हायर डिफ्यूजन रेट इसका क्या होगा,
इसका हाइयर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस में इतना आप जान जाइए O2 और C2 दोनों सोल्यूबल है। दोनों सोल्यूबल नहीं होंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं कराना है, इसको जो है सोल्यूबल रखना है। ब्लड के साथ इसको सोल्यूबल होना जरूरी है। और सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन O2। इससे क्या होता है? इससे डिफ्यूजन रेट हाई होता है। ओके, इसको अब इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की। तो ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला पोर्शन इन होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो आप लोग हेडिंग दीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। थोड़ा सा पढ़ देंगे, उसके बाद हम लोग डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वगैरह जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हम लोग किसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन अब हम लोग जो है एक्सचेंज करा लिए, ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। तो वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू ही ना आपके टिश्यू के पास आता है ऑक्सीजन, और टिश्यू से ब्लड के थ्रू ही अल्वुलाई तक पहुंचता है। तो ये ब्लड क्या है? मीडियम है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में किसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और किसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ओके, ब्लड क्या है? ब्लड इज द मीडियम है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट किसका देखेंगे? ट्रांसपोर्ट देखेंगे ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है आपका 97%, यहाँ पे 97% आपका जो है हेमोग्लोबिन, आरबीसी के हेमोग्लोबिन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो 97% ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? हेमोग्लोबिन के थ्रू। ओके, तो आप इसको लिखिए, कैरिड बाय 97% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, जो क्या बनाता है? HbO2। इसको क्या बोलेंगे? HbO2, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और 3%, अब बचा 97%, यानी कि 3% और। तो 3% ऑफ ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो 97% ऑक्सीजन, और 3% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका 3 मीडियम है। फर्स्ट मीडियम है एज कार्बोनेट आयन, तो उसको भी इसी प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे 70%, मैक्सिमम इसका 70% जो कैरिड होता है एज अ बाई कार्बोनेट आयन। तो कैरिड एज बाई कार्बोनेट आयन। ओके, तो 70% हो गया। देन 7% किसके थ्रू? तो डिजॉल्व प्लाज्मा, डायरेक्टली डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ओके, अब देन 70 और 7 कितना हो गया? 77 बचा कितना? 23%। तो 23% को एनसीईआरटी 20 से 25% लिखता है। तो आपको लिखना पड़ेगा उसी प्रकार 20 to 25%, यानी कि एवरेज 23% हुआ। तो 20 to 23% कैसे? 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये हेमोग्लोबिन, कैरिड बाय हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। तो कैरिड बाय हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। तो कैरिड बाय हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड HbCO2, जिसको क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। इसको क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
तो वहाँ से 20 to 25 टाइम्स इसका सोल्यूबल रेट भी जो है, सोल्यूबिलिटी का भी इसका जो है CO2 O2 से हाई था, 20 to 25 टाइम्स हायर देन था। और यहाँ पे ये भी कैरिड बाय हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी यहाँ से 20 to 25% आ रहा है, यानी कि इस चैप्टर में दो जगह 20 to 25% आ रहा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं कि डायरेक्टली डिजॉल्व होता है इन प्लाज्मा, यानी कि कैरिड बाय प्लाज्मा। ओके, तो ये देखिए ब्लड क्या है, मीडियम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे, या तो ऑक्सीजन का कराएंगे, ऑक्सीजन का कहाँ से कहाँ कराएंगे, तो एल्वुलाई से टिश्यू के पास, और CO2 का कहाँ से कराएंगे, टिश्यू से एल्वुलाई के पास, यही ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो ये ब्लड एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2 के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो होता है 97% O2 कौन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम HbO2। HbO2 बोले तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, और बचा 97% में से 3% 100% के लिए, तो 3% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व कैरिड कैसे होता है, डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू। तो कैरिड बाय डिजॉल्व प्लाज्मा, यहाँ पे लिख लीजिए कैरिड बाय डिजॉल्व प्लाज्मा, तो अच्छा रहेगा। तो कैरिड बाय डिजॉल्व प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो 70% कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि HCO3 आयन, ये 70% कैरिड होता है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। ओके, 7% डायरेक्टली डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और 20 to 25 टाइम्स कैरिड बाय हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी HbCO2 दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस डिटेल में बताएंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वगैरह भी बना के दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में आपको यहाँ पढ़ा है, और आपको आज क्या क्या पढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज का छोटा सा पोर्शन पढ़ा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे जो है इसको डिटेल में देखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहिए, और 3-4 दिन जो है ये क्लास अब्सेंट था, क्योंकि जो है फैमिली में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था, हमको कुछ काम था, तो इसलिए जो है आपको आपका क्लास नहीं ले पाए थे। तो लेकिन आज से जो है रेगुलर रहेगा, सोमवार से रेगुलर आपका ये क्लास जो है अभी 1 बज रहा है, तो 3 बजे तक आपको ये अपलोड कर देंगे। तो 3 बजे से कल से जो है आपका रेगुलर क्लास आएगा, तो आप इसको रिवीजन करते रहिए, और इसको रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट डे जो है आपका PLQ लेकर आएंगे, तो आप इसको डिस्कस PLQ को सॉल्व कीजिएगा। ओके, PLQ को सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।